पाहू ना तुझं कॉलेज असतं ना एवढं पुढे घेऊन काढलं असतात. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कॉम्प्रेशन मेंबर ये पार्ट हम देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ जो आयस कोड की क्या क्लॉजेस है, और हमने लास्ट टाइम में ऑलरेडी देखा हुआ है कि कॉम्प्रेशन मेंबर के किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, और टाइट कॉलम्स, उसके बाद में इसेंट्रिसिटी हमने देखा हुआ है, किस तरह से हम कॉलम हम किसे बोलेंगे, पेडेस्टल किसे बोलेंगे। कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट, ये भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट का एक क्राइटेरिया है। कंपोजिट कॉलम क्या रहता है वो भी हमने देखा हुआ था कि कंक्रीट और स्टील अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट तो रहता है, लेकिन कंक्रीट और उसके साथ में स्टील का कोई तो भी सेक्शन, तो इसे बोला जाता है कि कंपोजिट सेक्शन या कंपोजिट मटेरियल हम जिसे बोलते हैं। और हमने देखा था कि किसे हम बोलेंगे कि एक्शियल लोडिंग, उसके बाद में एक्शियल लोडिंग विद यूनिएक्शियल बेंडिंग, एक्शियल लोडिंग विद बायएक्शियल बेंडिंग, ये भी हमने देखा था कि अगर कोई लोड या फिर अगर बीम कॉलम के ऊपर में इसेंट्रिकली अगर प्लेस है, तो उसके वजह से जो भी कुछ मोमेंट वहां पे जनरेट होता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वजह से मोमेंट जनरेट हो जाएगा। सो कॉर्नर कॉलम किसे बोलते हैं, साइड कॉलम किसे बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल बीम, ट्रांसवर्स बीम। तो इस तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन है ये हमने देखा था। ग्रिड ऑफ बीम हम जिसे बोलते हैं, ग्रिड ऑफ बीम या ग्रिड ऑफ कॉलम। हमारे पास में जब भी कोई आर्किटेक्चर प्लान आता है, आर्किटेक्चर प्लान में कहीं पर भी कॉलम या बीम का लोकेशन नहीं रहता। कॉलम या बीम का लोकेशन हमेशा स्ट्रक्चरल डिजाइनर देता है। जो कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनर मतलब बीम में कितना लोहा, कॉलम में कितना लोहा,
या बीम कॉलम स्लैब में कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर डिसाइड करता है। तो ये तो बेसिकली बोला जाता है, लेकिन साइट पर अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी अपने मर्जी से भी कोई भी इस तरह से कंक्रीट, स्टील या जो भी कुछ प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पे बिल्डिंग बना देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर का बड़ा मेन रोल रहता है कि किस तरह से और कितना, कहाँ पे कॉलम होना चाहिए, कहाँ पे बीम होना चाहिए और किस तरह से उसके में रेनफोर्समेंट होना चाहिए, ये देखने का काम बेसिकली होता है स्ट्रक्चरल डिजाइनर का। तो बीम और कॉलम का लोकेशन के बाद में ही आप वो कॉलम किस तरह से है तो ये डिसाइड करते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशो एक ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है कि किसे हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, किसे हम बोलते हैं स्लेंडर कॉलम या तो फिर लॉन्ग कॉलम। तो ये डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशो के ऊपर में। स्लेंडरनेस रेशो मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय डी या लेंथ डिवाइडेड बाय बी। अगर हम बोलेंगे कि स्लेंडरनेस रेशो अबाउट द मेजर एक्सिस, तो स्लेंडरनेस रेशियो अबाउट द मेजर एक्सिस मतलब L by D का रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो अबाउट द माइनर एक्सिस दैट इज LEY by B। सो LEX और LEY एग्जैक्टली क्या है? तो ये लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है। और यहाँ पे कैपिटल D और कैपिटल B, सॉरी स्मॉल b मतलब डेप्थ और विड्थ। ठीक है, विड्थ इन वन डायरेक्शन, डेप्थ इन दी अदर डायरेक्शन, ये हम देखते हैं। तो इसके रेशियो के ऊपर में ये डिपेंड करता है किसे हम बोला जाए, किसे बोले जाए कि कॉम्प्रेशन मेंबर, उसे हम शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट कॉम्प्रेशन मेंबर है या शॉर्ट कॉलम है। या जब जब भी स्लेंडरनेस रेशो L बाय D या तो फिर ये L बाय B का रेशो अगर लेस देन 12 है, तो LEX डिवाइड बाय D। LEX मतलब इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस, LEY मतलब इफेक्टिव लेंथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस मतलब जब भी सपोज अगर ये प्लान है, हम प्लान में देख रहे हैं इसका, तो ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि ये मेजर एक्सिस है और उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि ये माइनर है। या सीधे सीधे बोला जाए कि जहां पर भी डेप्थ ज्यादा है या जहां पर भी ये डायमेंशन ज्यादा है, इसे बोला जाए कि कैपिटल डी और इसे बोलते हैं कैपिटल स्मॉल बी विड्थ, और ये डेप्थ बी और डी प्लान में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लान है, प्लान में आपको अगर पता चल रहा है कि बी है ये और डी है, तो मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस इस तरह से। सो इफेक्टिव लेंथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस और इफेक्टिव लेंथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर एक्सिस, कैपिटल डी मतलब डेप्थ विड्थ। सो अगर ये हम ये दो रेशो कैलकुलेट करते हैं LEX बाय डी और LEY बाय बी, अगर ये लेस देन 12 है, ठीक है रेशो है, लेंथ ये भी mm या तो फिर मीटर में आएगा, कैपिटल डी मतलब डेप्थ, तो ये भी मीटर या mm में आएगा, तो mm कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट लेस प्रॉपर्टी है, रेशो बोला जाता है इसको। सो ये जो रेशो है ये लेस देन अगर 12 है तो उसे बोला जाता है शॉर्ट कॉलम, अगर ये ग्रेटर देन 12 है तो उसे बोला जाता है स्लेंडर या तो फिर कॉम्प्रेशन मेंबर। मतलब एज कंपेयर टू कैपिटल डी और ये विड्थ, डेप्थ और विड्थ के हिसाब से इसका अगर लेंथ काफी ज्यादा है तो उसे बोला जाता है स्लेंडर कॉम्प्रेशन मेंबर। स्लेंडर कॉम्प्रेशन मेंबर मतलब उसका जो बेसिकली अगर ऐसे स्लेंडर कॉलम्स है तो कॉम्प्रेशन में और बकलिंग में फेल हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया अलग रहता है। अगर ये लेस देन 12 है तो ओके, इसे बोला जाता है शॉर्ट कॉलम। तो कभी कभी कॉलम्स में जैसे शेयर वॉल भी प्रोवाइड किया जाता है। शेयर वॉल मतलब ऐसी वॉल की जो ग्राउंड से लेकर
जो भी कोई अपर स्टोरी रहेगा वो कंप्लीटली फिलअप रहेगा, नो ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग नहीं है इसमें। तो ज्यादा करके अगर हम कोई तो भी 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग अगर देखते हैं और वहां पे अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट का ये जो, तो यहाँ पे ये इस तरह के का ये वॉल और इस तरह के का वॉल प्लान में अगर हम देखते हैं, ये तो सपोज कि यहाँ से गेट रहेगा तो उसके वजह से ये तो नहीं रहता है, लेकिन ये 1 2 3 ऐसे वॉल्स जो है तो ये इसमें ओपनिंग नहीं रहती, तो इसे बोला जाता है शेयर वॉल। शेयर वॉल मतलब ये एक्चुअली अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थक्वेक को जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या फिर हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना है तो उसमें एक पार्ट है इसमें जैसे शेयर वॉल कि जहां पे ग्राउंड से लेकर ऊपर तक कोई भी ओपनिंग ना रहे, कंटिन्यूअस, और मोस्टली वो आरसीसी का ही शेयर वॉल रहता है, तो उसके वजह से अगर इसे बोला जाता है तो ये ब्रेस्ड कॉलम या अनब्रेस कॉलम, ब्रेस कॉलम या फिर अनब्रेस कॉलम इसे बोला जाता है अगर वहां पे शेयर वॉल अगर हम देते हैं तो। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, अभी कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना देना चाहिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया रेनफोर्समेंट मतलब स्टील है तो वही पैसा बहुत है तो दे दिया, स्टील जितना चाहिए उतना दे दो, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। ऐसा होता है अगर आप साइड पे जाते हैं तो चलो भाई, चलो क्या है, 2 के बदले में 3 दे दिया, 3 के बदले में 4 दे दिया, स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने 4 बोला था 5 दे दिया, 6 दे दिया, ऐसा होता है साइड पे, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है क्यों हमने वो पर्टिकुलरली, या हम जब भी हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते हमें देखना होता है कि कितना रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। तो ये क्लॉज नंबर 26.5.3.1 IS 456 के हिसाब से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, IS 456 के काफी सारे क्लॉजेस। तो इसमें का जो रेनफोर्समेंट का जो क्लॉज है, सो सपोज ये प्लान में डायमेंशन बी और ये कैपिटल डी, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, तो 0.8% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रेक्टेंगुलर अगर है तो इसका रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है b मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हो गया उसका एरिया। तो ये ग्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, उसके बाद में उसका 0.8%, सिर्फ 0.8%। सो should not be less than 0.8। तो ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया। उसी तरह से मैक्सिमम क्राइटेरिया मतलब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट भी कितना होना चाहिए, सो ज्यादा से ज्यादा 4%, ज्यादा से ज्यादा 4%, 4%। तो समटाइम्स ऐसा भी रहता है कि पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा रही है, या फिर जो भी कुछ 3 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, वहां पे कॉलम का लेंथ है तो पता है कि ये स्पेसिफिकली उसका जो लेंथ है कितने लेंथ में आता है, तो मैक्सिमम कितना लेंथ है, सपोज ये जो लेंथ है यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे दे दिया, और फिर नेक्स्ट जो ऊपर में जाएगा बार, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो पार्ट है जिसे लैपिंग बोला जाता है, ठीक है, लैप मतलब नीचे वाला
रेनफोर्समेंट और ऊपर वाला रेनफोर्समेंट यहाँ पे टाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास में उतना लेंथ अवेलेबल नहीं है। तो वो केस में जो लैप लेंथ है या फिर लैपिंग है तो वो केस में वो सब कुछ मिलाकर भी, मतलब ये भी रेनफोर्समेंट हो गया, तो यहाँ पे डबल रेनफोर्समेंट हो गया जितने भी बार्स हो जाएंगे तो उतना डबल रेनफोर्समेंट हो गया वहां पे, इतना लेंथ का। तो ये भी मिला के शुड नॉट एक्सीड 6%, 6% से ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो क्राइटेरिया कितना है, 4%, लेकिन अगर लैप लेंथ है, लैपिंग अगर है तो 6% से ज्यादा नहीं। तो ये हो गया मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया, परसेंटेज में कि कितना रेनफोर्समेंट हमें देना होगा मिनिमम। सपोज कि आपका रेनफोर्समेंट या आपका क्राइटेरिया उतना नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आपको 0.8% देना पड़ेगा। सपोज कि अगर आपको ज्यादा स्टिल लग रहा है, 4% में काम नहीं हो रहा है, तो आप 5% देंगे क्या? नहीं। वो केस में आप सिंपली उसका एरिया बढ़ा दो, ग्रॉस एरिया बढ़ा दो, अपने आप रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो विड्थ और डेप्थ है, सपोज कि ये सपोज ये जो विड्थ है वो है 200 mm, और यहाँ पे लेटेस्ट से 300। ज्यादा रेनफोर्समेंट लग रहा है तो इसको बढ़ा दो, 200 है तो उसके बदले में 250 कर दो, 300 है तो 350 कर दो। तो इस तरह का अगर आप ग्रॉस एरिया बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से अपने आप वो जो रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अभी कितना मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल शेप है, अगर रेक्टेंगल शेप है तो मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स, लॉन्जिट्यूडिनल बार्स रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, मिनिमम 4। यहाँ पे जितने 4 कॉर्नर है तो 4 बार्स तो यहाँ पे होने चाहिए मिनिमम। इतना बार बोला गया है, जरूरत भी नहीं है तो फिर भी देना पड़ेगा, 4 बार तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, जैसे सर्कुलर कॉलम अगर आप दे रहे हैं, सर्कुलर कॉलम अगर है तो लगभग 6 बार हमें देना है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 6। सर्कुलर अगर है तो ओके 6 बार देने चाहिए, अदरवाइज रेक्टेंगुलर है तो 4 बार तो होने चाहिए। So diameter of the longitudinal bar minimum 12 mm, मतलब ये रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो कोई भी चलता है, लेकिन 12 mm के नीचे नहीं देना, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल बार्स बता रहे हैं, टाइज नहीं। ये जो टाइज है, टाइज की बात नहीं है, लेकिन
लॉन्जिट्यूडिनल बार्स मतलब वर्टिकली जो बार्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल अलोंग द लेंथ, ग्राउंड स्टोरी से जा रहा है ऊपर तक, और इस तरह से हमने इसमें देखा हुआ है कि 0.8% मिनिमम, 4% मैक्सिमम, लैप अगर है तो 6%, 4 बार्स मिनिमम होने चाहिए रेक्टेंगल शेप में, 6 बार्स मिनिमम होने चाहिए सर्कुलर शेप में, और डायमीटर मिनिमम 12 mm का होना। अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट हमने देखा होता, हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर सपोज कि इस तरह से है, तो ये जो उसको टाइज है तो इस तरह से जा रहा है, पीच बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ बार्स रहेंगे, ये बार्स रहेंगे, ठीक है, इस बार्स को जो कनेक्टिंग टाइज रहते हैं, ठीक है, तो ये हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर है तो मिनिमम 6 बार्स होने चाहिए, ठीक है, बार्स शाल बी स्पेस नॉट एक्सीडिंग 300 mm। इसका जो स्पेसिंग है, रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है इसमें 300 mm से ज्यादा नहीं, 300 mm से ज्यादा हमें नहीं प्रोवाइड करना, मैक्सिमम हो गया 300 mm। पेडेस्ट्रल देखा था हमने, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर पेडेस्ट्रल 0.15%, मिनिमम कितना होना चाहिए 0.15% अगर पेडेस्ट्रल की बात। सो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब जो टाइज है, लिंक्स बोला जाता है, जो लॉन्जिट्यूडिनल बार से उनको प्रॉपर सेम स्पेसिंग पे रखने के लिए काफी ज्यादा काम में आता है, और ये डेफिनेटली, और ये इसका जो ट्रांसवर्स, ये जो इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, बिकॉज ये अगर हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि जो अलोंग द लेंथ बार से वो हमें सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों में तो ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट तो कॉर्नर में तो हम दे रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि चलो 4 बार बोला है तो 4 बार हम देने वाले हैं, तो दे दिया, यहाँ यहीं पे दे दिया हमने, 1 2 बीच में कहीं पे दे दिया, कॉर्नर में नहीं दिया, तो वैसा नहीं चलेगा, मिनिमम कॉर्नर में हमें देना होता है। इसकी वजह से ही बोला जाता है कि बेसिकली इस कॉर्नर में, ये कॉर्नर में अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो उसके वजह से जो प्रॉपर रेनफोर्समेंट का जो यूज होने वाला है, जो हमने सब कुछ थ्योरी वगैरह देखा हुआ है, फर्स्ट इसमें ही देखा हुआ है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर रेनफोर्समेंट स्पेसिंग ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अल्टरनेट बार्स हम दे रहे हैं, ठीक है, जो मेन बार से अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टरनेट बार्स जो हम दे रहे हैं, तो उसमें
देख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू 75 mm, ये उसका क्राइटेरिया स्पेसिंग। So longitudinal bar spaced at a maximum distance of, ठीक है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए? So longitudinal bar spaced at a maximum distance of 48 times the diameter of the tie. 48 times. तो आप यहाँ पे जितना भी डायमीटर आप यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो 48 टाइम्स डायमीटर ऑफ द टाई। सो एक ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट के बारे में हम देख रहे थे कि जहां पे सपोज ये लिंक अगर हम प्रोवाइड करते हैं 10 mm की, ओके, 10 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो केस में मल्टीप्लाइड बाय 48 मतलब लगभग 480 टाइम्स 480 mm 480 mm मैक्सिमम स्पेसिंग। उसी तरह से जब भी हम सपोज अभी लिंक्स, ये जो टाइज है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लान है और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक टाई है, मतलब जो ऐसा जा रहा है। और नेक्स्ट जो है ये इस तरह से। सो लॉन्जिट्यूडिनल बार्स सपोज कि मोर देन वन रो में अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि मोर देन वन रो, ये फर्स्ट रो था, ये मिडिल रो, ठीक है, मतलब ये 2 रोज में हो गए, तो वो केस में ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट जो है तो जिस तरह से हमने ऊपर में देखा था कि कितना उसका स्पेसिंग होना चाहिए, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 3 टाइम्स डी, मतलब ईयर एनफोर्समेंट और ईयर एनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है, ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 टाइम्स डायमीटर, या तो फिर ये वाला डायमीटर है, मतलब नियर बाय जो भी कुछ डायमीटर, जितना भी लॉन्जिट्यूडिनल बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 टाइम्स डायमीटर। तो समटाइम्स कुछ इस तरह का भी रेनफोर्समेंट हमें दिखाई देता है कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोड है, ठीक है, तो सपोज कि ऐसा हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका, ये जैसे ये पूरा का पूरा एक बंडल ऑफ बार्स है, बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बार। तो ये ग्रुप ऑफ बार्स मतलब जहां पर भी बहुत ही ज्यादा लोडिंग है और वहां पे हम ये इस तरह के का अगर रेनफोर्समेंट अगर हमें प्रोवाइड करना है, तो वो केस में हमें देखना होता है कि जो ये इंडिविजुअल ग्रुप्स है, तो ये इंडिविजुअल ग्रुप्स प्रॉपरली अरेंज किए गए हैं और वो इंडिविजुअल ग्रुप को टाई किया गया है विद द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अपार्ट फ्रॉम
पूरा का पूरा आउटर साइड में तो उसका ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे ये देखिए ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट पूरा आउटर साइड में जा रहा है, और उसके बाद में इंडिविजुअल ग्रुप को भी प्रॉपर उसको भी टाई करना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ग्रुप मतलब ये सपोज कि एक ये बार हो गया, ये सेकंड बार हो गया, ये 3 बार हो गया, इस तरह को अज्यूम करके हमें ये बाहर वाले ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट को भी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डायमीटर दिया गया है कि ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट के लिए 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये हमें डिजाइन करने के टाइम में हमें इसका यूज करना होता है कि जो लैटरल टाइज है, ठीक है, लैटरल टाइज या तो फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पिच या तो फिर डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट। तो इसका ये क्राइटेरिया है कि ये 3 क्राइटेरियाज में सबसे नीचे में जो रहेगा वो, सो लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम वो विड्थ रहेगा। उसके बाद में 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, मतलब 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार, और 300 mm इन तीनों के बीच में जो कोई मिनिमम होगा, सपोज ये मिनिमम है तो इससे कम ही होना चाहिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्स। तो मैक्सिमम स्पेसिंग मतलब सपोज कि ये यहाँ पे बार्स है, यहाँ पे हम कितने स्पेसिंग में हमें ये टाइज देना है, इसका पिच कितना है। अभी तक हम लोग स्पेसिंग के बारे में देख रहे थे, अभी ये पिच हम बोल सकते हैं कि ये पिच हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम पिच, लीस्ट लैटरल डायमेंशन 16 टाइम्स कैपिटल या 16 टाइम्स डायमीटर और 300 mm इनमें से मिनिमम। उसके बाद में डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, टाइज का डायमीटर, so not less than 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bar। छह mm से कम नहीं होना चाहिए। so 1/4 of the diameter और 6 mm, ठीक है, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए और 1/4 ऑफ द डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया लैटरल टाइज का डायमीटर। सो अगर हमें यूनिएक्सियल बेंडिंग के इसमें जाना है तो वो केस में हमें इसेंट्रिसिटी भी देखना होता है। सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी इवन एक्चुअली लोडेड कॉलम्स भी हमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना होता है। तो उसका ये क्लॉज है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज L/500 प्लस D/30 या फिर 20 mm इन दोनों में से जो भी कोई बड़ा होगा, ग्रेटर L/500 या प्लस B/30 या तो फिर 20 mm इन दोनों में से जो भी कोई बड़ा होगा, तो ठीक है, दैट वुड बी द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए हम डिजाइन करते हैं शॉर्ट एक्सियल लोडेड अगर कॉलम है तो उसके लिए फैक्टर्ड एक्सियल लोड कितना होना चाहिए, उसका ये क्लॉज है कि जहां पर
ये क्लॉज नंबर 39.3 के हिसाब से फैक्टर्ड एक्शियल लोड, ठीक है, फैक्टर्ड एक्शियल लोड कितना होना चाहिए कॉलम के ऊपर में, तो ये यहां से पता चलेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। PU इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY SC अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज, जहां पे PU मतलब फैक्टर्ड एक्शियल लोड, FCK है हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट मतलब FY। तो ओके, दैट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी का है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इक्वेशन फॉर शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम्स। तो बेसिक क्राइटेरिया क्लॉज के हिसाब से ये हमने देख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पर्टिकुलर कॉलम किस तरह से डिजाइन किया जाता है उसका प्रॉब्लम, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। मैं एक्चुअली अटेंडेंस का लिंक आपको शेयर करता हूँ। तो अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। तो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर लिया है तो वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। थैंक यू।